हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 20 में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में डी ब्रोगली कहते हैं कि कोई भी फास्ट मूविंग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं। तो अगर इनके पास बहुत ही हाई वेलोसिटी आ जाए तो ये एक वेव की तरह बिहेव करेंगे। एक पार्टिकल नेचर नहीं शो करेंगे बल्कि एक वेव की तरह शो करेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन बोर ने क्या कहा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता रहता है, सर्कुलर मोशन करता रहता है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, अर्थात इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, इस ऑर्बिट का रेडियस भी फिक्स होता है। और उन्होंने बोर ने इस इलेक्ट्रॉन को एक फास्ट मूविंग पार्टिकल माना, फास्ट मूविंग पार्टिकल के जैसा ट्रीट किया। तो यहीं पे बोर ने गलती कर दी। हालांकि बोर के समय में वेव का कंसेप्ट नहीं आया था, तो उन्होंने वेव के बारे में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की थी। लेकिन डी ब्रोगली ने बोर की ये जो धारणा थी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल की तरह होते हैं, उसको गलत साबित कर दिया और कहा कि भाई देखो बोर, इलेक्ट्रॉन जो कि फास्टली मूव कर रहा है तो वह अब वेव की तरह बिहेव करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अब एक फास्ट मूविंग पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव है। ऐसा डी ब्रोगली ने बोर के कंसेप्ट को गलत साबित कर दिया। दूसरी बात, डी ब्रोगली ने बोर के एक कंसेप्ट को सिद्ध भी किया कि जो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है एल जो होता है mvr, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का, अर्थात mvr इक्वल्स टू NH/2 पाई। ऐसा साबित भी किया। तो एक और बोर के कंसेप्ट को डी ब्रोगली ने सिद्ध भी किया। दूसरी ओर जो दूसरा कंसेप्ट था बोर का कि इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग पार्टिकल है, उसे गलत भी साबित किया। अब चूंकि अब हमें पता चल गया डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह बिहेव करेगा जब वो बहुत ही स्पीड से मूव करेगा, तो बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आने लगे और पूरी केमिस्ट्री की जो कंसेप्ट थी अब वो धीरे धीरे चेंज होने लगी कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब पूरे जो हमारी थ्योरेटिकल मॉडल्स थे सारे गलत होने साबित हो गए। तो अब सामने आया हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हिजनबर्ग कहते हैं, एक्चुअली वो 3 सालों तक बोर के साथ काम भी किए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर यह इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है एक वेव की तरह, तो आप क्या बता सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कहाँ है। मतलब बोर से फिर सवाल किया गया। बोर ने जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, इसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस आर अर्थात रेडियस फिक्स्ड है, यानी कि पोजीशन फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन का रेडियस फिक्स्ड है मतलब पोजीशन फिक्स्ड है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स्ड अमाउंट में वेलोसिटी भी है और इस इलेक्ट्रॉन के पास फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी भी है। तो इसकी वेलोसिटी भी हमें पता है, इस इलेक्ट्रॉन की रेडियस अर्थात पोजीशन भी पता है। तो हाइजेनबर्ग पूछते हैं बोर से कि सर आपने जो बताया है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो भी हमें पता है, वेलोसिटी भी पता है, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप कभी भी ये नहीं बता सकते, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि अगर आपको पोजीशन पता है तो आप मोमेंटम बता सकते हैं, अर्थात उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं जब वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मतलब मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। तो हाइजेनबर्ग बोलते हैं कि सर आपने बता दिया कि रेडियस फिक्स्ड है, वेलोसिटी फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन का, तो ये बात आपने गलत बताई। क्यों ऐसी बताई? क्योंकि अगर आपको किसी भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का अगर मोमेंटम पता है अर्थात वेलोसिटी पता है तो आप पोजीशन नहीं बता सकते हैं। आपने तो दोनों बता दिया, उसका वेलोसिटी भी बता दिया, उसका पोजीशन भी बता दिया। फिर हाइजेनबर्ग पूछते हैं कि अगर आपने किसी वस्तु का पोजीशन बता दिया तो आप उसका मोमेंटम नहीं बता सकते हैं, अर्थात उसकी वेलोसिटी कितनी है ये नहीं बता सकते हैं। आपने तो यहाँ पे दोनों चीज़ बता दिया। तो दो चीज़ें देखी हम लोगों ने इस तरह से कि डी ब्रोगली ने तो पहली कंसेप्ट गलत कर दी बोर की कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर फास्ट मूविंग पार्टिकल होता है, ये गलत कर दिया। और दूसरा जो हाइजेनबर्ग अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसने गलत साबित कर दिया कि बोर सर आपने जो ये कंसेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स्ड होती है अर्थात उसका
न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पर मूव करता है, वेलोसिटी उसकी फिक्स्ड होती है, ये गलत बोला आपने। तो किस तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपना जो सिद्धांत है वो देते हैं, आइए समझते हैं। ये हमारे हाइजेनबर्ग हैं, वर्नर हाइजेनबर्ग। इनको 1932 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। वर्ल्ड वार 2 में ये जर्मन रिसर्च के इंचार्ज थे, एटॉमिक बम पर वो टीम काम कर रही थी। ये 1927 में अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देते हैं, और इस प्रिंसिपल में वो क्या बोलते हैं कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि फास्टली मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ अलग अलग कर सकते हैं, बट एक साथ एक ही समय में एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का डिटरमाइन करना, मेजर करना इम्पॉसिबल है। मतलब मान लीजिए कोई पार्टिकल है m मास का, उसका वेलोसिटी v है, तो हाइजेनबर्ग कहते हैं कि अगर आपको इस पार्टिकल का मास पता है, अर्थात वेलोसिटी पता है, तो मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, अर्थात आपको मोमेंटम ही पता है। तो हाइजेनबर्ग कहते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का अगर मास पता है आपको, वेलोसिटी पता है आपको, पूरा एकदम 100% पक्का है आप कि मास इतना है, वेलोसिटी इतना है, मोमेंटम इतना है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसका पोजीशन कहाँ है, अर्थात एक्स कहाँ है, पोजीशन कहाँ है उसका। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का पता लगा लिए कि वो यहाँ पे है, जैसे मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ पे है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका मास कितना है, उसका मोमेंटम कितना है। ऐसा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। मतलब वो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वेव की तरह मूव कर रहा है, तो वो कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं कि पोजीशन यहाँ पर है। तो अब ये आप नहीं बता पाएंगे कि अगर आपको पोजीशन पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इस समय आप नहीं बता पाएंगे कि इसका वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मास कितना है, मास तो ऑलरेडी पता रहता है, इसका मोमेंटम कितना है, ये नहीं बता पाएंगे। दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि अगर आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, मास कितनी है, मोमेंटम कितनी है, तब आप नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा हाइजेनबर्ग कहते हैं, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों चीज़ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्या वो दोनों चीज़ें हैं? पोजीशन और मोमेंटम। इसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं पोजीशन और वेलोसिटी। एक साथ एक समय में किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। यही कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर वो कहते हैं कि अगर आप एक चीज़ को 100% मेजर कर लिए सही, तो दूसरी चीज़ पक्का है कि गलत हो जाएगी, बहुत सारी उसमें एरर आ जाएंगे। अगर आप पोजीशन 100% मेजर कर लिए तो आप उसकी वेलोसिटी नहीं मेजर कर पाएंगे, मोमेंटम मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर आप मोमेंटम 100% मेजर कर लिए तो फिर उसकी पोजीशन 100% नहीं बता पाएंगे आप, वो अनसर्टेन रहेगा पोजीशन। ऐसा हाइजेनबर्ग करते हैं। तो मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स जो है वो पोजीशन के मेजरमेंट में गलती बता रहा है, मतलब एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, और डेल्टा पी बताता है मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में जो हम लोग मेजरमेंट किए थे उसमें गलती आ गई हमारी, कितनी? डेल्टा पी। तो हाइजेनबर्ग कहते हैं कि जो दोनों में गलती है, पोजीशन के मेजरमेंट में और मोमेंटम के मेजरमेंट में, उसका जो प्रोडक्ट होगा, जिसे हम लोग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कहते हैं, वो मिनिमम से मिनिमम h/4 के बराबर होगा या उससे बड़ा ही होगा। ऐसा कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अर्थात एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ऐसा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। इसी को फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग मोमेंटम इक्वल्स टू जानते हैं P इंटू एम भी होता है, P इंटू एम भी। मास तो कांस्टेंट ही रहता है हर समय, तो वेलोसिटी ही चेंज होती है जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज होता है। तो डेल्टा P अगर लिखेंगे तो मास इंटू डेल्टा भी लिखना पड़ेगा, मास चेंज होगा नहीं। तो P के जगह पे, डेल्टा P के जगह पे हम लोग m इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं, तो हम लोग m इंटू डेल्टा भी लिख दिए। अब m को इधर नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा भी, डेल्टा x इंटू डेल्टा भी, अर्थात एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। डेल्टा बताता है एरर को, तो एरर इन द पोजीशन ऑफ पोजीशन
और डेल्टा भी मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, ऐसा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। अब आपको समझ में आया होगा। इसके पीछे कहानी भी है कि मतलब जोक टाइप का कि हाइजेनबर्ग जो हैं वो एक बहुत ही जंगल में पहाड़ी वाले इलाके में बहुत हाई स्पीड से अपनी मतलब गाड़ी को चला करके जा रहे थे। तो बीच रास्ते में पुलिस वाले रोक लिया और पूछा कि इतने स्पीड से गाड़ी क्यों चला रहे हो। तो हाइजेनबर्ग कहते हैं कि सर अगर आपको मैं बता दिया कि इतनी स्पीड से मैं क्यों चला रहा हूँ तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं कहाँ था, अर्थात मेरी पोजीशन कहाँ थी, मैं भूल जाऊँगा। तो ये एक जोक था, इससे आप समझ सकते हैं रिलेट करके। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक समय में एक ही साथ पोजीशन और मोमेंटम या पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ में। कुछ ना कुछ गलती आएगी ही। अगर आप एक चीज़ सही सॉल्व करते हैं तो दूसरी चीज़ गलत आ जाएगी। मान लेते हैं कि पोजीशन जो कैलकुलेट कर रहे थे उसमें गलती 0 आई, मतलब कोई गलती नहीं हुई, पोजीशन हमारा 100% सही आया, एकदम पक्का आया। तो डेल्टा एक्स हमारा जो एरर हुई पोजीशन को मेजर करने में वो 0 हो गई। अब जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ हम लोग 0 पुट कर देंगे। डेल्टा एक्स यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो इधर डिवाइड में हो गया। डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो समथिंग बाय 0 इक्वल्स टू होता है इन्फिनिटी। तो हमारा जो मोमेंटम में जो एरर होगा वो इन्फिनिटी होगा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब गलती आ गई, एरर आ गई। हमारे मोमेंटम में जो गलती आने वाली है वो इन्फिनिटी आने वाली है। मतलब आप समझ ही नहीं सकते, मतलब कितना आएगा आप समझ जाइए। इन्फिनिटी है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं बना, बहुत अधिक मात्रा में गलती आने वाली है इसका मतलब। तो अगर पोजीशन आपको 100% पता है, मतलब अब पोजीशन के मेजरमेंट में 0 गलती 0 आई, तो अगर आपका मोमेंटम में गलती इन्फिनाइट आ जाएगा, मतलब इतना गलती आएगा कि आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ अगर इसका उल्टा कर दें अगर हम लोग को कि अगर हम लोग को मान लेते हैं कि हमारा जो मोमेंटम में मेजरमेंट करने में जो गलती आई वो 0 आई, अर्थात हम लोगों ने उस पार्टिकल का मोमेंटम पूरा अच्छे तरह से 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर कर लिए, तो पोजीशन में फिर क्या हमारा गलती आएगा। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है हमें डेल्टा एक्स चाहिए, तो ये पी इधर नीचे आ जाएगा। डेल्टा पी हम लोग 0 मान लिए हैं कि 0 गलती हुआ है हमसे मेजरमेंट करने में मोमेंटम का, तो 0 पुट करेंगे समथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू होता है इन्फिनिटी। तो हमारा जो पोजीशन है उसमें इन्फिनिटी गलती आ जाएगी, मतलब पोजीशन का जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कितनी गलती आ जाएगी हमारी, इन्फिनाइट टाइम में गलती हो जाएगी मेरी। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि अगर एक चीज़ सही हमें पता है तो दूसरी चीज़ इन्फिनाइट रूप से गलती हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में। हम लोग 2 एग्जांपल लेते हैं। एक मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए निकालते हैं कि मेजरमेंट में कितनी गलती आने वाली है, अर्थात अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कितना आने वाला है। और एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने क्रिकेट बॉल लिया है, क्रिकेट बॉल का मास मान लिया है लगभग 200 ग्राम है, और इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 9.1 × 10⁻³ kg है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि पोजीशन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, अर्थात इस बॉल का हमें पोजीशन और वेलोसिटी अगर एक साथ दोनों का निकालना है तो उसमें कितना मतलब उसका वैल्यू जो है अनसर्टेनिटी दे रहा है वो। तो सबसे पहले निकालते हैं क्रिकेट बॉल के लिए। क्रिकेट बॉल का हम लोग निकालेंगे तो h/4 में पुट कर देंगे सारे वैल्यू को। h का वैल्यू हमारा 6.6 × 10⁻34 है, 4 × पाई का वैल्यू 3.14, और मास हम लोगों ने 0.2 माना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो अनसर्टेनिटी आएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी, अर्थात इसका पोजीशन और जो वेलोसिटी में जो एरर आएंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो देख रहे हैं आप कितना है, 2.6 × 10⁻34। इतना कम है कि इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, इनसिग्निफिकेंट है, कोई मतलब ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनमें ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो वैलिड नहीं है, अर्थात वो उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि आप देख सकते हैं एरर तो यहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल है। अर्थात कोई भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें एरर तो बहुत ही कम आ रहा है, 0 के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली 0। लेकिन वहीं अगर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लें उस केस में देखते हैं कि उसका पोजीशन में कितना गलती और उसका वेलोसिटी में कितना एरर का जो एरर होगा उसका प्रोडक्ट कितना आएगा वो देखते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, पोजीशन में गलती एरर
और इनका वेलोसिटी में एरर कितना आ सकता है जब हम इनको सॉल्व करना चाहेंगे। तो h/4πm वैल्यू पुट कर देंगे सभी चीज़ों का, तो हमारे पास जो फाइनल आने वाला है वो लगभग 58 जूल सेकेंड पर केजी आने वाला, मतलब ये बहुत बड़ा वैल्यू है। ये जो हमारा पोजीशन के मेजरमेंट में एरर आया और जो वेलोसिटी के मेजरमेंट में जो एरर आया उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बहुत बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ एक समय में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। यही बात हाइजेनबर्ग कहते हैं कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही होते हैं जिनका हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते हैं एक ही समय में। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात की जाए तो वो वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पे जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी को अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये जो वैल्यू है वो बहुत ही नेग्लिजिबल आती है, इसलिए इसको हम लोग कंसिडर करते ही नहीं हैं। सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड होगा। जिस प्रकार से डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर भी वैलिड था, उसी प्रकार से हाइजेनबर्ग का भी जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉन जैसे स्पीशीज पर ही वैलिड है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पीड दिया है, वेलोसिटी दिया है इलेक्ट्रॉन का 600 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेसी दी है इसमें 0.005%। तो ये एक्यूरेसी हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, तो एरर कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये एक्यूरेसी इतनी ही है, तो मतलब एरर निकालना है तो डेल्टा भी निकालेंगे, तो इतना परसेंट ऑफ दिस यानी कि 0.005 ऑफ 5% ऑफ 600, तो 0.005 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का मतलब बाय 100 हो गया, ऑफ का मतलब गुना हो गया, इंटू 600, तो ये कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 6 को इससे, तो हमारे पास जो फाइनल डेल्टा भी आने वाला है, डेल्टा भी इक्वल्स टू वो आएगा 0.03। ये हमारा डेल्टा भी दे दिया है कि कोई एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो डेल्टा भी है वो 0.03 है। तो बताइए कि पोजीशन में कितना सर्टेनिटी आएगी। इतना तो हमारा वेलोसिटी में आ गया, तो पोजीशन में कितना होगा? तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं डेल एक्स इंटू डेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। सारा वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे, हमें निकालना है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा भी। सारे वैल्यूज़ को पुट करके h हम लोग जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम लोग को पता है, पाई जानते हैं, डेल्टा भी अभी हम लोगों ने 0.03 फाइंड आउट किया। सारे वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक गोल्फ बॉल है जिसका मास 40 ग्राम है, मास इसका 40 ग्राम है, स्पीड इसकी 45 मीटर पर सेकेंड है, जिसमें एक्यूरेसी जो दिया है वो 2% दिया है। तो अगर एरर निकालना है, ये तो हमारी वेलोसिटी हो गई, लेकिन एरर निकालनी है तो एक्यूरेसी 2% है, तो एरर कितना होगा उसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग। 2% ऑफ 45, तो 2 इंटू 45 डिवाइड बाई 100, सॉल्व करेंगे हमारे पास 50 आएगा, 45/50, ये हमारा क्या आ गया डेल्टा भी। अब हमें निकालने बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी कितनी आएगी पोजीशन में। डेल्टा भी पता है, मास पता है, तो हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी इक्वल्स टू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। हमें पता है डेल्टा भी 45/50 है, हमें पता है मास 40 ग्राम है। सारे वैल्यू को पुट करके डेल्टा एक्स हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एच का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता रहता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एटम है, तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल्वुलाई आर टेनी शैक्स इन द लंग्स हुज एवरेज डायमीटर इज इतना। आप सभी जानते हैं लंग्स में छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं जिसमें एयर जो है वो जा कर के वहाँ पे भर जाता है। तो उस एल्वुलाई का जो डायमीटर है, एवरेज डायमीटर, वो डायमीटर दे रखा है 5 × 10⁻⁻5 मीटर। ये एल्वुलाई का हमारा डायमीटर बता रहा है। ये डायमीटर क्या बताता है? ये उसकी पोजीशन बता रही है ना, मतलब जो ऑक्सीजन वहाँ पे जाएगी लंग्स में, एल्वुलाई में, ये इसी डायमीटर के भीतर ही रहेगा, मतलब इसी डायमीटर के अंतर्गत ही रहेगा, वहाँ पाया जाएगा। मीन्स ये बता रहा है इसकी अनसर्टेनिटी, अर्थात ये बता रहा है डेल्टा एक्स को कि जो हमारे ऑक्सीजन है वो इसी डायमीटर के भीतर फॉल करेगा। चेंजेस जो भी आने वाले हैं वो इसके अंदर ही आने वाले हैं, ऐसा दे रखा है, हमारा डेल्टा एक्स दे रखा है। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो मान लेते हैं इस एल्वुलाई में ट्रैप्ड हैं, जिसका मास दिया है, कितना मास दिया है 5.3 × 10⁻⁻26 kg।
तो बताइए कि इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जो अनसर्टेनिटी होगा वेलोसिटी में वो कितना होगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4πm। ये हमारा वेलोसिटी हमारा पोजीशन में दिए रखा है, ये हमारा पोजीशन दे रखा है, कितना दे रखा है, डायमीटर जितना है 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू हमें डेल्टा भी निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm हमारा दे रखा है 5.3 इंटू 10⁻26। सारे वैल्यूज को सॉल्व कर डेल्टा भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का दो रूप देखा। पहला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। जब इसी p को हम लोग वेलोसिटी के टर्म में लिखते थे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm हो जाता था। एक तीसरा रूप भी है जिसे हम लोग कहते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। इसको दूसरे रूप में लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये कैसे आया आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम होता है, मोमेंटम p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अब हम लोग क्या करते हैं कि टाइम से मल्टीप्लाई भी करते हैं और टाइम से डिवाइड भी कर देते हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम इंटू टाइम, इतना जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा हमारे पास, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब p इंटू डिस्टेंस d लिख देता हूँ, इधर भी d लिख देता हूँ। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। हमारे पास आया p इंटू टी इक्वल्स टू f इंटू डी इंटू टी। अब जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। वर्क इज नथिंग बट द एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क जो हमारा होता है वही हमारा एनर्जी होता है। तो एनर्जी इंटू टाइम आ गया, p इंटू टी बराबर एनर्जी इंटू टाइम, हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन आया वो आया मोमेंटम इंटू डिस्टेंस बराबर एनर्जी इंटू टाइम हमारे पास बचा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सभी में इरर लिख देते हैं। डेल्टा पी इसको बोला देते हैं, इसको डिस्टेंस में इरर, और ये इरर इन एनर्जी मेजरमेंट और इरर इन टाइम मेजरमेंट। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगी चीज़ें। ये एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। एक्चुअली ये एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों सेम चीज़ें हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगी, h/4π। तो ये ओवरऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओवरऑल हमारा क्या आया, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास आया डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये दूसरा रूप हुआ हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जहाँ पे ये डेल्टा ई बता रहा है इरर इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, और ये हमारा इरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम विल बी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हाइजेनबर्ग ने बोर के कंसेप्ट को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि आपने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, इस ऑर्बिट का हमारा रेडियस फिक्स्ड है, इसका एनर्जी फिक्स्ड है, इसका वेलोसिटी फिक्स्ड है, वो गलत कहा। क्योंकि आप एक समय में इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और उसका पोजीशन अर्थात उसका रेडियस कि वो न्यूक्लियस से कितना दूर है वो आप नहीं बता सकते हैं। तो अब हाइजेनबर्ग के दिमाग में आने लगी कि जब हम उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं बता सकते हैं एक साथ वेलोसिटी एक साथ नहीं बता सकते हैं, तो हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्शन दें, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करें कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम ये जो कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिक्स होती है, तो अब हम यह कहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बट एक प्रोबेबल स्पीड के साथ घूम रहा है एट अ गिवन टाइम। एक दिए गए समय में एक प्रोबेबल स्पीड में घूम रहा है, जिसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो फिक्स्ड नहीं है, बल्कि एक प्रोबेबल
प्रोबेबल उसकी रेडियस है, अर्थात उसकी पोजीशन न्यूक्लियस से हर बार चेंज हो रही है, क्योंकि वो वेव है तो उसकी हर बार जो पोजीशन होगी न्यूक्लियस से वो चेंज होती रहेगी विथ अ प्रोबेबल स्पीड विथ इन अ गिवन टाइम, ऐसा हाइजेनबर्ग ने कहा। और इस तरह से जो हाइजेनबर्ग है वो एक नया कंसेप्ट दिए। बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में पाए जाते हैं, लेकिन अब चूंकि ऑर्बिट में उसकी पोजीशन तो फिक्स नहीं हुई ना, क्योंकि उसकी पोजीशन अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी अलग हो जाएगी और वो एक वेव की तरह है, तो उसकी ऑर्बिट में पोजीशन जो है फिक्स नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि इसकी पोजीशन जो है वो ऑर्बिट में नहीं है, फिक्स नहीं है वो। अब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन जो होगा वो एक ऑर्बिटल होगा, मतलब उन्होंने एक ऑर्बिटल का, एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट हमारे सामने रखा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को उन्होंने डिफाइन किया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पेस जो है हमारा 3 डायमेंशनल रीजन, तीनों ही दिशाओं में जो रीजन है, 3 डायमेंशनल जो रीजन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ में, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये नया कंसेप्ट हमारे सामने आ गया। बोर ने हमारे सामने ऑर्बिट का कंसेप्ट रखा था, लेकिन हाइजेनबर्ग ने हमारे सामने ऑर्बिटल का कंसेप्ट रखा, क्योंकि अब वो आप किसी चीज़ को फिक्स्ड नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है, हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर पोजीशन एक्यूरेटली मेजर की है तो वेलोसिटी हम लोग को नहीं पता रहेगा। इसलिए प्रोबेबल वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ स्पेसिफिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसा उन्होंने एक नया कंसेप्ट हमारे सामने डेवलप करके दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बोर की बहुत सारी बातें गलत हो गई। पहली कि बोर का जो थ्योरी है, मॉडल है, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ पर वर्क नहीं करता, ऐसा इसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम 3+, इन सारे स्पीसीज़ पर वर्क करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर वर्क करता है। दूसरी बात हम लोगों ने देखी कि डी ब्रोगली ने उनके एक हाइपोथेसिस को गलत कर दिया, उनके एक पोस्टुलेट को गलत कर दिया। जैसे कि उनका मानना था बोर का कि इलेक्ट्रॉन एक फास्ट मूविंग पार्टिकल होता है, लेकिन डी ब्रोगली कहते हैं कि नहीं, वो तो एक वेव है। तीसरी जो बात गलत की गई वो हाइजेनबर्ग ने उनकी बात को गलत की। रेडियस जो था, बोर ने एक ऑर्बिट का रेडियस फिक्स कर दिया। रेडियस इक्वल टू क्या था, 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस का इक्वेशन दिया था उन्होंने। इससे आप रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उन्होंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे सामने रख दिया, उन्होंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स कर दी। उसके लिए हमारे इक्वेशन क्या दिया, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी का दिया। उन्होंने जब रेडियस फिक्स कर दी, पोजीशन फिक्स कर दी, वेलोसिटी फिक्स कर दी, तो मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो अभी फिक्स हो जाएगा। तो इस बात को उन्होंने गलत कर दिया। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर आप किसी की वेलोसिटी जानते हैं तो उसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे कि वो कहाँ पे है। आप बोलेंगे यहाँ पे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि एट ए टाइम वो तो उसकी वेलोसिटी तो हर बार जो है वो हाईली स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन तो आप एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे ना। इसलिए उन्होंने कहा कि वेलोसिटी आप बता रहे हैं, आप उसकी रेडियस भी बता रहे हैं, मतलब उसका पोजीशन भी बता दे रहे हैं कि न्यूक्लियस से कितना दूर है, तब इस बात को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आप दोनों चीज़ एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग ने दूसरी बात को भी गलत कर दी उसकी। अर्थात अब जो ये धारणा थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट के चारों तरफ फिक्स्ड पोजीशन के अंतर्गत मूव करता रहता है, अर्थात उसकी एक फिक्स पोजीशन होती है, न्यूक्लियस से फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ घूमता है, ये बात हाइजेनबर्ग ने गलत कर दी। बोर ने ये जो बात बोली थी, ये दूसरी ड्रॉबैक थी बोर्स के मॉडल की। चौथी जो ड्रॉबैक थी वह थी जिमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जिमान इफेक्ट जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे स्पेक्ट्रल लाइन्स होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। स्टार इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स हो जाता है, तो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता बोर्स का मॉडल। पांचवा जो ड्रॉबैक हमारे पास सामने आया बोर्स एटॉमिक मॉडल का, वह था कि ये अल्ट्रा फाइन स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मतलब जो हमारा फाइन स्प्लिटिंग है उसके अंदर भी और भी स्पष्ट रूप से वेवलेंथ दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं अलग अलग, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हम लोग स्टार इफेक्ट और जमान इफेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारे ड्रॉबैक्स थे बोर्स के। तो अभी तक हम लोगों ने शुरुआती से क्या देखा था कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया था, फिर हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया था, फिर हमारे पास बोर का एटॉमिक मॉडल आया था, फिर
उसके बाद ये सभी के सभी धीरे धीरे गलत साबित होते गए। अभी देखा आपने बोर का किस तरह से गलत साबित हो गया सारा उसका पोस्टुलेट जो था, कुछ पोस्टुलेट्स को छोड़ करके। अब हमारे पास अब सवाल आने लगा कि अब नया एटॉमिक मॉडल किस तरह से दिया जाए। अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास ड्यूअल कैरेक्टर है, इसके अंदर वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो अब जो नया मॉडल बनेगा वो अब कैसे डेवलप किया जाएगा, तो इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया। आगे हम लोग सभी साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे कि किसने क्या किया है। तो इन्हीं में से एक नाम आता है सोलिंजर का, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन हम लोग समझ पाते हैं। सारे केमिस्ट्री की चीज़ें जो हैं इन्हीं की बदौलत आज लगभग हम लोग देखने को मिल रही हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि सोलिंजर के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन पूरे अच्छे से समझाया और एक वेव मैकेनिकल मॉडल दिया, अर्थात वेव के जैसा ट्रीट करके, इलेक्ट्रॉन को एक वेव के जैसा ट्रीट करके उन्होंने एक मॉडल दिया। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे जैसे कि थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, वो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान रहे थे। लेकिन आगे हम लोग जो पढ़ेंगे सोलिंजर वेव इक्वेशन, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक वेव मान करके एक अपना नया एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको हाइजेनबर्ग कंसंट्रेटेड प्रिंसिपल समझ में आ गया हो और उसने किस तरह से बोर्स के कंसेप्ट को गलत किया, बोर्स के एटॉमिक मॉडल को गलत किया, आपको समझ में आ गया होगा। किस तरह का अगर डाउट हो, दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।